नमस्कार दोस्तों, स्टडी आवर्स में आज हम लेकर आए हैं द स्नोमैन पोएम का हिंदी में एक्सप्लेनेशन और मीनिंग्स। ये पोएम अमेरिका के बहुत प्रतिष्ठित कवि हैं वालेस स्टीवंस, उन्होंने लिखी है। ये इस पोएम को एक उनकी पूरी एक बुक थी, हारमोनियम के नाम से पब्लिश हुई थी। उसमें इस कविता को उन्होंने शामिल किया था और उस किताब से उठा करके एक मैगजीन छपती थी अमेरिका में, पोएट्री के नाम से। उस पोएट्री के अक्टूबर 1921 मतलब अक्टूबर 1921 का जो अंक प्रकाशित हुआ था पोएट्री मैगजीन का, उसमें इस पोएम को पब्लिश किया गया था। तो कविता का एक्सप्लेनेशन करने के पहले थोड़ा सा हम आपको वालेस स्टीवंस के बारे में शॉर्ट परिचय दे देते हैं। वर्ष 1879 यानी 1879 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में वालेस स्टीवंस का जन्म हुआ था। बचपन से ही ये पढ़ने लिखने में बड़ा इनका मन लगता था, लिखने में भी, और इन्होंने लैटिन और रोमन दोनों भाषाएं सीखी थी। जो इनका लेखन था उसमें नॉलेज और फिलॉसफी ये अच्छी खासी मात्रा में दिखता है। उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान की बात जरूर होती है, कुछ समझ की बात, अध्यात्म की जैसी कुछ बात उसमें होती है। घटना कोई भी हो लेकिन उसमें कोई ना कोई ज्ञान या कोई ना कोई मैसेज छिपा रहता है। ऐसा है क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पढ़ाई की थी, एक तो इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, लॉ की, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की थी, और सौंदर्य शास्त्र की भी पढ़ाई की थी। तो इन सब चीज़ों का जो सारा असर है, सब्जेक्ट जो इनके ज्ञान था, वो लेखन में, कविताओं में, लेखों में भी दिखता है। और जब ये खुद ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उस समय बहुत कई सारी जो वहाँ की मैगजीन थी उनके लिए काम करते थे, जो उनके एडिटोरियल बोर्ड थे उसमें शामिल रहते थे। और स्कूलिंग के दौरान ही जब वो अपना लिखते थे कुछ ना कुछ, तो उसी समय कविताओं का पहला ग्रुप इन्होंने, पहला समूह पब्लिश कर दिया था, प्रकाशित कर दिया था। और बाद में स्कूल से निकलने के बाद भी वहाँ का जो अखबार की तरह एक मैगजीन थी, न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट, उसके लिए भी इन्होंने लेखन किया। हालांकि इतना लेखन में इनकी रुचि के बावजूद बहुत ज़्यादा इनको पहचान नहीं मिली। काम करते रहे, कविताएं लिख रहे, लेकिन बहुत बड़े कवि के रूप में शुरुआती समय में इनको प्रतिष्ठा नहीं मिली। लेकिन 1955 में जब इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला, कविताओं का जो इनका संकलन था, तब जाकर के लोगों ने इनको थोड़ा पहचान मिली। खैर, बाद में इनको लोग जानने लगे और अब वो अमेरिका के काफ़ी अच्छे सम्मानित कवियों में गिने जाते हैं। यहाँ जो नीचे हम पोएम स्नोमैन का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, ये हम जैसा बता चुके हैं ऊपर कि हारमोनियम बुक जो उन्होंने लिखी थी उसमें ये पोएम भी थी, और उसी पोएम को उठा करके पोएट्री मैगजीन ने अक्टूबर 19 के अंक में छाप दिया था। तो ये कविता को भी उनके जो ज्ञान की खोज टाइप की चीज़ें हैं, ज्ञान की बातों की जैसा, तो ज्ञान मीमांसा की कविता इसको भी माना जाता है। इसमें वो कल्पना और हकीकत के बीच में अंतर, कल्पना और हकीकत को जानने के बीच में क्या योग्यता होनी चाहिए, ये स्पष्ट करते हैं और इस चीज़ पर जोर देते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको ठीक से समझनी है, सही से समझनी है, बिल्कुल जड़ से उसकी सच्चाई तक जानना है, तो पहले उसके जैसा बन करके रहना पड़ेगा। तब जाके आपको उसकी सारी दिक्कतें, सारी उनकी उसका जो आदतें, जो व्यवहार, वो तब आपको पता चल जाएगा। और अगर सिर्फ आप बाहर से देख लेते हैं तो कुछ चीज़ें अनुमान से और ज्ञान से आप जान तो सकते हैं, लेकिन असली दर्द, असली वास्तविकता, असली व्यवहार
नहीं समझ पाएंगे। तो खैर चलिए शुरू करते हैं पोयम द स्नोमैन का हिंदी एक्सप्लेनेशन। पोयम की शुरुआती लाइनें हैं, वन मस्ट हैव ए माइंड ऑफ विंटर टू रिगार्ड द फ्रॉस्ट एंड द बोज ऑफ द पाइन ट्रीज क्रस्टेड विद स्नो। कोई व्यक्ति या किसी को भी अगर रिगार्ड द फ्रॉस्ट एंड द बोज ऑफ पाइन ट्रीज क्रस्टेड विद स्नो, अगर इन पाइन ट्रीज, पाइन मतलब एक वृक्ष होता है, देवदारू हिंदी में बोलते हैं उसको, पहाड़ी इलाकों में होता है जहाँ पर ठंड पड़ती है, ऐसी जगह पर ही ये पेड़ होते हैं, लंबे लंबे खड़े खड़े होते हैं। तो अगर उनके जीवन के बारे में या उनके दर्द के बारे में या उनकी परिस्थिति के बारे में या उनके व्यवहार के बारे में समझना है तो कैसा बनना पड़ेगा? वन मस्ट हैव ए माइंड ऑफ विंटर। आपके पास में एक ठंड वाला दिमाग भी होना चाहिए। ठंड वाला दिमाग का मतलब आपको ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस ठंड में खुद भी गुजर रहा हो, उसमें वहाँ उनके बीच में हो, तब वो समझ पाएगा टू रिगार्ड द फ्रॉस्ट एंड बोज। जो फ्रॉस्ट है, फ्रॉस्ट होता है जैसे पाला पड़ जाता है ठंड के मौसम में, बहुत छोटे छोटे बर्फ़ के कण टाइप के हो जाते हैं, वो एक तरफ से छा जाते हैं। क्रस्टेड जो अगली लाइन में है वो पाइन ट्रीज क्रस्टेड विद स्नो। स्नो माने बर्फ़ होता है, क्रस्टेड माने जो बर्फ़ की पपड़ी जम जाती है। तो जो पेड़ होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ ठंड पड़ती है, वहाँ पर रात में और सामान्य कभी कभी दिन में भी ठंडे मौसम में उसके ऊपर बर्फ़ की पपड़ियाँ जम जाती हैं, जो उसके जो पत्तियाँ होती हैं और जो बाहरी वो होते हैं उसमें छोटे छोटे कणों में फ्रॉस्ट जम जाता है। तो अगर इन चीज़ों के बारे में समझना है कि ऐसा क्यों है और ये पेड़ों का ऐसा रवैया क्यों है या उस इलाके का रवैया ऐसा क्यों है, उस इलाके के ये ऐसा दृश्य क्यों बनता है, उनकी क्या पीड़ा हो सकती है, तो आपको वैसा ही मन वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। वन मस्ट हैव ए माइंड ऑफ विंटर। आपको सर्दी जैसा दिमाग वाला। अब इस सर्दी जैसे दिमाग के लिए एक व्यक्ति की कल्पना की, कोई व्यक्ति अगर जानना चाहे तो जाए वहाँ फिर सर्दी वाला दिमाग लेके जाए। अब सर्दी वाला दिमाग किसका हो सकता है? उसके लिए इन्होंने एक स्नोमैन नाम की स्नोमैन की कल्पना की कि कोई व्यक्ति स्नोमैन बन करके ही जो है इनका दर्द, इनका तरीका, इनका व्यवहार समझ पाएगा। इसलिए इस पोयम का भी नाम इन्होंने स्नोमैन रखा है, जो कि बर्फीले इलाकों में मान लिया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो वहाँ रहता है, जो बिल्कुल ठंड में अपने जीवन गुजारता है, उन्हीं पेड़ों की तरह, उन्हीं पहाड़ों की तरह ठंड में, ठंड के भयंकर ठंड के बीच में। उसके लिए स्नोमैन के रूप में एक व्यक्ति की कल्पना कर ली है कि अगर किसी को जानना है तो स्नोमैन की तरह आकर के यहाँ रहे, देखे और तब जाने। अगली लाइन है कि एंड हैव बीन कोल्ड ए लॉन्ग टाइम to behold the junipers sagged with ice, the spruces rough in the distant glitter, and have been cold a long time। उस व्यक्ति को देखिए ऊपर बताया गया कि उसका मन या उसका दिमाग कैसा होना चाहिए, मतलब उसकी सोच में भी ठंड रहनी चाहिए। इसके अगली जो लाइन है इसमें कह रहा है कि वो वहाँ रहे, हैव बीन कोल्ड, उसके बीच में वो अपना जीवन भी गुजारे। मतलब दिमाग में तो था ही, शरीर से भी आपको उसके बीच में ऊपर दिमाग से भी वहाँ ठंड के बीच में दिमाग के रहने की आदत पड़ी हो और शरीर की भी जब वहाँ पर होगा तब आप जा कर के क्या देख पाएंगे, क्या समझ पाएंगे? टू बिहोल्ड द जूनिपर सैग्ड विद आइस। तब आप ये चीज़ को देख पाओगे कि ये जो जूनिपर्स हैं, ये भी पेड़ होते हैं पहाड़ी इलाकों के, बर्फ़ से ढके हुए, तो इनकी जो स्थिति तब तुम्हें समझ में आएगी कि ये बेचारे किस स्थिति से गुजर रहे हैं और कैसे इनको यहाँ जीवन बिताना पड़ता है। इसी तरह से स्प्रूस होते हैं, स्प्रूस भी वृक्ष होता है, रोएदार पेड़ होते हैं पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, उनको वो स्प्रूसेज करके होते हैं। तो वो भी अपना
उसी ठंड में उनकी हालत क्या रहती है कि रफ इन द डिस्टेंट ग्लिटर, कहीं अगर दूर से जो चमक दिखती है, उनकी चमक कैसे दिखती है कि भाई बर्फ़, हर पेड़ के ऊपर बर्फ़ के कण या पाला या ठंड, छोटे छोटे बर्फ़ के पूरी पपड़ी बनी है या फिर पाला पड़ा हुआ है, छाया हुआ है, तो वो दूर से भले डिस्टेंट ग्लिटर, दूर से चमकदार दिखते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से वो रफ, मतलब खुरदुरे टाइप के ही होते हैं। तो इसलिए अगर इनके बारे में, मतलब जूनिपर्स के बारे में बर्फ़ से ढके हुए, स्प्रूसेस के बारे में जो कि अंदर से इतने खुरदुरे हैं लेकिन बाहर से चमकदार दिखते हैं, दिख रहे हैं, और या फिर ऊपर जो पाइन स्टेज की बात की गई थी, इनमें किसी के बारे में समझने के लिए क्या ज़रूरत है, आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, आपको उस ठंड में, ऐसे सर्दी के मौसम में खुद को भी ढालना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन्स हैं, ऑफ द जनवरी सन एंड नॉट टू थिंक ऑफ एनी माइजरी इन द साउंड ऑफ द विंड, इन द साउंड्स ऑफ फ्यू लीव्स। और ये जो पेड़ हैं, जो वहाँ के, जहाँ जितनी भी चीज़ें हैं जो ऊपर हमने बताई हैं, ये उस ठंड में रह के इतने आदी हो चुके होते हैं उस मौसम के, कि जब जनवरी का सन, मतलब जो वहाँ का इलाका है अमेरिका का जहाँ से ये कविता लिखी गई है, वहाँ पर दिसंबर के बाद अच्छा मौसम आता है, जब धूप आती है। पहले जनवरी के पहले 2-3 महीने तक बहुत ठंड का और पतझड़ टाइप का मौसम रहता है। तो जनवरी में वहाँ खुशियाँ, अच्छा मौसम बनता है, इसलिए उधर नया साल भी जनवरी में मनाते हैं। तो ऐसा जब मौसम आता है, इसके बावजूद इन्हें उन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, इनके दिमाग में उसका असर नहीं पड़ता। ये अपने ठंड में रहने को आदी रहते हैं और जो भी बाहर हो रहा है उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं। ये उनसे, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और किस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, ऑफ एनी माइजरी इन द साउंड ऑफ द विंड। जो हवा में थोड़ी सी कोई बदलाव आया है, क्योंकि मौसम बदला है, तो उसमें जो कोई चेंज आई, हवा में क्या नाम है, परिवर्तन आया है, साउंड ऑफ द विंड, हवा की जो आवाज़ है, ध्वनि है, उसमें जो चेंज आया है, उसका भी इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये दुनिया से विचलित हुए बिना, दुनिया के व्यवहार से या बाहरी व्यवहार से विचलित हुए बिना त्यों के त्यों बने रहते हैं। इन द साउंड्स ऑफ ए फ्यू लीव्स। अब ये जो ऊपर हवा की आवाज़ की बात की, तो हवा चलती है तो कुछ पत्तियां डोलती होंगी जिसकी आवाज़ निकलती है, इनका तो उससे भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, और ये वैसे ही शांत, विचलित, अविचलित और बिना प्रभावित हुए बने रहते हैं। तो इसके आगे हैं, विच इज़ द साउंड ऑफ द लैंड फुल ऑफ द सेम विंड दैट इज़ ब्लोइंग इन द सेम बेयर प्लेस। क्योंकि ये जो आवाज़ है, ये कहाँ की है, साउंड ऑफ द लैंड। ये तो उन इलाकों की है जहाँ पर फुल ऑफ द सेम विंड, जहाँ पर ये हवा उस तरह की चल रही है जिससे आवाज़ आ सकती है, दैट इज़ ब्लोइंग इन द सेम बेयर प्लेसेस। वो खाली इलाकों से आ रही है, ये पहाड़ी इलाकों की आवाज़ नहीं है। तो पहाड़ी, क्योंकि वो मैदानी इलाकों की हवा है या बाहर की है, तो इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन्हें तो इसी हालात में जीना पड़ेगा, इन्हें इसी के हिसाब से ढलना पड़ेगा, इन्हें अपने उस पहाड़ी और बर्फीले इलाके के हिसाब से ही अपने आप को ढाले रखना पड़ेगा, और ये उससे भी प्रभावित नहीं होते हैं। और जो व्यक्ति इनके बारे में समझना चाहता है, इनको जानना चाहता है, उसे भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन्स हैं, कविता की अंतिम लाइनें हैं, फॉर द लिसनर हु लिसन्स इन द स्नो एंड नथिंग हिमसेल्फ बिहोल्ड्स नथिंग दैट इज़ नॉट देयर एंड द नथिंग दैट इज़। ऐसे व्यक्ति जो इनको सुनना चाहते हैं, किनको, जिनके बारे में हमने चर्चा की, इस सर्दी के, इस सर्द माहौल में, इस सर्द इलाके में रहने वाले लोग, ये सर्द इलाके में रहने वाली जो चीज़ें, जो पेड़ों के नाम इन्होंने गिनाए, जिनके माध्यम से ये बात कहना चाह रहे हैं कि उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनका व्यवहार लोग कैसे समझ सकते हैं, उनकी बात हो रही है। तो अगर उनको कोई, उनके बारे में कोई सुनना ही चाह रहा है कि आखिर ये क्या, इनसे उनकी क्या ध्वनि है या इनकी क्या समस्या है, तो हु लिसन्स इन द स्नो, तो उसे यहीं आकर के इसी बर्फ़ में या इसी सर्दी में यहीं पर सुनने की, इसी को समझने की आदत
डालनी पड़ेगी। नथिंग हिमसेल्फ, अपना कुछ लेके नहीं आए कि हाँ पहले से ऐसा था वहाँ उसके हिसाब से अनुमान लगाए, तब जा कर के और वो बाहर का और कुछ न सोचे और न देखे। नथिंग इज़ नॉट देयर, वो बाहर जो भी मौसम था, बाहर जो भी परिस्थिति थी, उससे उसको मन से निकाल करके बाहर आना पड़ेगा और सब कुछ छोड़ करके नए सिरे से बिल्कुल वहीं के रह करके, वहीं पे रच बस करके और उस मानसिकता के साथ में, उस व्यवहार के साथ में रह करके जीवन को, इनके जीवन को, यहाँ के जीवन को, इस सर्द मौसम के जीवन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ कविता का अर्थ पूरा होता है। इस कविता में जो बात बताई गई है वो ये है कि अगर आपको दुनिया का कि किसी अंग का निरीक्षण करना है और उसको जानना है तो पहले खुद को शून्य करना पड़ेगा, बाहरी विचारों से, बाहरी वातावरण से, उन सबको एक परे रखकर आपको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। तब जा कर के एक खाली दिमाग के साथ में उसके जैसा बन कर के आएंगे, तब चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे किसी गरीब का दर्द जानना है तो आप बंगलों में रह कर के या कार में चल कर के नहीं समझ पाएंगे। जब आप उसके बीच में रह पाएंगे, बीच में उसको उसके जैसा जीवन जी करके देखेंगे, तब उसकी समस्याओं का समझ पैदा होगी, वो ऐसा क्यों है, उसका व्यवहार का, उसके आचार विचार का, तभी आप आकलन कर पाएंगे। बाहर से बैठ करके जो अनुमान लगाया जाएगा उसमें कुछ गलती या कमी हो सकती है और वो वास्तविकता से बहुत दूर हो सकता है। धन्यवाद। ये था वैलेस स्टीवंस की कविता द स्नोमैन का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम एक नई कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो हमारा आपको उपयोगी लगा हो या आपके किसी मित्र या परिचित के लिए उपयोगी हुआ हो या हो सकता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।